सभी दोस्तों को एक ओंकार, सभी को दिल से नमस्कार। सो नाइस ऑफ यू। आज वो सारे शिकारियों फटाफट से फिर पढ़ने पढ़ाने के प्रोसेस को शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। अगर अब आप लोगों को इंग्लिश को पढ़ने का समझ आ रहा है, पढ़ने का मजा अगर आ रहा है, तो फैलाओ इन बातों को सभी लोगों तक और सीखने सिखाने की इस प्रोसेस को लोगों को अवगत कराएं। थैंक यू। तबीयत का कोई हिसाब नहीं होता मनीषा बेटा, तबीयत का कोई हिसाब नहीं होता। तबीयत किस समय गड़बड़ हो जाए मुझे नहीं पता होता। गॉड ब्लेस यू। रूही साहब कहते हैं कि अगर सभी को फैला देंगे तो हमें कंपटीशन बढ़ता नजर आएगा। कंपटीशन तो बढ़ेगा। कंपटीशन तो बढ़ेगा। चलिए, मुझे लगता है बातें हो गई हैं हमारी। शिकारियों जल्दी आओ। आ जाइए। चलिए, थैंक यू एवरीवन। कमेंट सेक्शन से हटें और अपनी कहानी को जोड़ना शुरू करते हैं। थैंक यू एवरीवन। मुझे लगता है पढ़ने पढ़ाने के प्रोसेस को शुरू कर देते हैं और सबसे पहले आज का वोकैब डोज बच्चों के सामने पेश किया जाए। आफरीन। वोकैब डोज आप सभी के सामने पेश आज के लिए। आज के आप लोगों के सामने 5 शब्द, दोस्तों बड़े ध्यान से देखें, सुने और समझें। सबसे पहला शब्द आता है इनक्यूटस। इनक्यूटस की अगर हम बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है बुरा। इसका अर्थ होता है बुरा। जो जालसाजी करने का कोशिश करते हैं या अन्यायिक तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं उसे हम कहते हैं इनक्यूटस। नंबर 2 पर लिखा है फोरस्टॉल। फोरस्टॉल का अर्थ होता है किसी चीज के लिए बाधा बनाना, प्रिवेंट, किसी की रोकथाम करना, किसी चीज को रोकना। फोरस्टॉल हम इसे कहते हैं। नंबर 3 पर आता है हमारा एक प्यारा सा शब्द जिसे हम कहते हैं डिस्क्रीट। डिस्क्रीट की अगर हम बात करें तो डिस्क्रीट का मतलब हुआ केयरफुल, कॉशियस। कॉशियस को हम सावधान भी कहते हैं, ठीक है। प्रूडेंट। प्रूडेंट का अर्थ होता है, प्रूडेंट का अर्थ होता है एबिलिटी टू जज, ठीक है ना जी। यानी कि तर्क के आधार पर सही और गलत को समझने की कोशिश करना। नंबर 4 पर लिखा है एक बड़ा प्यारा शब्द स्मिडन। अगर हम इसकी बात करते हैं तो स्मॉल अमाउंट ऑफ बिट, किसी चीज का अंश, किसी चीज का छोटा हिस्सा। नंबर 5 पर एक शब्द आया स्नॉब। स्नॉब का अर्थ हुआ स्नूटी, धुएं से भरा। तो पांचों के पांचों शब्दों को फटाफट से जरा बोलने की कोशिश करें। मैं बोल रहा हूं शब्द, आप इनके अर्थ बोलने की कोशिश करें। इनिक्वेटस, फोरस्टॉल, डिस्क्रीट,
स्मिजन, स्नॉब। नाइस। अगले 5 शब्द आपके सामने पेश किए जाएं, हाजिर हो। अगले 5 शब्द आपके सामने आते हैं, क्वेवर। क्वेवर का अर्थ होता है कांपना, डर की वजह से, खौफ की वजह से कांपना। नंबर 7 पर लिखा है हमारे सामने, रीपास्ट। बेसिकली रीपास्ट एक खाने का नाम है, ठीक है ना। खाने के अलग अलग नाम आप लोगों ने रखे हैं, ठीक है, लंच, ब्रेकफास्ट, ठीक है जी। रीपास्ट एक खाने के नाम को कहते हैं। नंबर 8 पर लिखा है, इन फाइन फेटल्स। इन फाइन फेटल्स ये एक इडियोमेटिक फ्रेज है और इसी को हम कहते हैं चीयरफुल, मस्त, टनाटन। नंबर 9 पर आ जाएं, डिफाइंस। डिफाइंस का अर्थ होता है सबके सामने मना करना, बहिष्कार करना, किसी चीज को डिसोबे करना, ठीक। डिफाइंस हम कहते हैं। डिफाई शब्द से बना है और डिफाई का अर्थ हम लोग पहले भी जानते हैं, कानून को ना पालन या कानून को ना मानना डिफाइंस कहलाता है। नंबर 10 पर आता है, इसी का एक एडजेक्टिव, डिफाइंट। डिफाइंट ये एक एडजेक्टिव है जो नंबर 9 पर लिखा है। इन 5 शब्दों को फटाफट से मेरे साथ मिलकर बोलने की कोशिश करें और 5 के 5 शब्द हैं हमारे सामने, क्वीवर, रिपास्ट, इन फाइन फेटल्स, डिफायंस, डिफाइंट। थैंक यू। अगले 5 शब्दों से आपके सामने हम हाजिर होंगे। अगले 5 शब्द आपके सामने पेश किए जाएं, जादू तेरी नजर। सबसे पहले 11th वाले नंबर पर हम देखते हैं, बड़ा प्यारा शब्द लिखा है, हाइप। अरे मैं आपको दिख नहीं पा रहा हूं, दिख रहा हूं, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, बस आप ध्यान से सुने दोस्तों। हाइप का अर्थ होता है जब आप पब्लिकली किसी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, राइट। हाइप इसी को हम कहते हैं। कॉजर, कॉजर का अर्थ होता है एक बुजुर्ग इंसान, ओल्ड मैन। इम्बाइब का अर्थ होता है जब आप किसी चीज को मानने लगते हैं या किसी चीज को धारण करते हैं, उसे हम कहने, अरे ये तो कहानी ऊपर नीचे हो गई। इम्बाइब का अर्थ होता है जब किसी चीज को आप अपने जीवन में पालन में लाते हैं या धारण कर लेते हैं। जैसे कई सारी बातें हैं जो नैतिकता के आधार पर आपके सामने कुछ लोग कहते हैं, कभी कभी कुछ चीजें मैं भी आप लोगों को सलाह के रूप में देता हूं, तो आप उन चीजों को अपने जीवन में फॉलो करना शुरू करते हैं, तो यू इम्बाइब दोज वैल्यूज, धारण करना, एब्जॉर्ब करना। सॉप का अर्थ होता है जब आप किसी इंसान के गुस्से को शांत करने के लिए कोई चीज उसको देते हैं। कोई भी चीज हो सकती है, चाहे तो वो जिस चीज की जिद कर रहा है वो चीज आप उसे दें। हो सकता है मैं पेन निकाल कर आपके गुस्से को शांत करने की कोशिश करूं। छोटा बच्चा रो रहा है, खिलौने के लिए आपने खिलौना दिया, तो वो जो चीज आप उसे देते हैं शांत करने के लिए, दैट इज कॉल्ड सॉप, SOP। नंबर 15 पर लिखा, फ्रेसन। फ्रेसन की अगर हम बात करें तो एक एक्साइटमेंट होता है। जैसे मैं अभी देख रहा था बच्चों के कमेंट्स, 7 बजने के कुछ समय पहले ही बच्चों के दिलों में फ्रेसन आ जाता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल फीलिंग, एक्साइटमेंट की, आ गए हैं हमारे चाहने वाले। ऐसा होता है कभी कभी, अरे हाँ है ना। तो ये 5 शब्द है मेरे साथ ऊंची आवाज में जरा रिवाइज कर लीजिएगा। हाइप, कॉजर, इम्बाइब, सॉप, फ्रिजन। नाइस। इन 5 शब्दों का ध्यान से आप लोग एक बार देखें। अगले 5 शब्द आपके सामने पेश किए जाएं। लो जी, 16th पर शब्द आपके सामने आया जिसे हम कहते हैं ग्रबी। ग्रबी की अगर हम बात करें तो नाम से ही पता चलता है, गंदगी से भरा, डर्टी हम इसे कहते हैं, ग्रबी। नंबर 17 पर आता है हमारे सामने असेल। असेल की अगर हम बात करते हैं तो अटैक, यानी कि जब आक्रमण करते हैं, फाइन। तो आता है, हम असेल को ही असॉल्ट भी कह दिया जाता है। इस शब्द को भी लिख लेता हूं मैं, असॉल्ट। असॉल्ट का अर्थ हुआ जब आप आक्रमण करते हैं, ठीक है। तो सर आगे शब्द पर काम करते हैं जिसे हम कहते हैं नेसेंट। बड़ा प्यारा शब्द है, बार बार परीक्षा पूछ चुकी है इससे। नेसेंट का अर्थ होता है बिगिनिंग टू एग्जिस्ट, जिस चीज की शुरुआत होती है, जन्म होता है, उसे हम कहते हैं नेसेंट। नंबर 19 पर आता है एक प्यारा शब्द मफ। मफ का अर्थ होता है जब आप किसी चीज को पाने में फेल होते हैं, आपने कोई टारगेट सेट किया है, वो टारगेट आप अचीव नहीं कर पाए, यू मफ्ड इट। और नंबर 20 पर आता है एक्लामेशन। एक्लामेशन का अर्थ हुआ जब, देखो अभी हाउडी मोदी नाम की एक छोटी सी लहर चली,
हॉस्टन आपके मोदी साहब गए एंड ही गॉट एक्लामेशन। एक्लामेशन का अर्थ हुआ जिसे हम कहते हैं प्रशंसा या फिर बड़े जबरदस्त जोर शोर से किसी का वेलकम होना। 5 शब्द हैं दोस्तों, मेरे साथ मिलकर ऊंची आवाज में रिवाइज कर लीजिए, फिर कहानी आगे लेके चलेंगे। सबसे पहले ग्रबी, असेल, नेसेंट, मफ, एक्लामेशन। वेरी गुड सर। अगले 5 शब्द आपके सामने पेश होंगे बहुत ही जल्दी। 1 2 3। आ जाओ सर, सबसे आखिरी बात शब्द को लेकर चलते हैं। पहला शब्द 21 पर लिखा है वाइल। वाइल का अर्थ है जिसे देखकर घृणा उत्पन्न हो, अनैतिक इसे हम कहते हैं। बहुत सारी ऐसी अनैतिक एंटी सोशल एक्टिविटीज होती है जिन्हें देखकर बड़ी नफरत होती है। ठीक। नंबर 22 पर आया हमारे सामने डिटी। डिटी बेसिकली एक गाने को कहते हैं जो अक्सर आपकी क्लास में गोपाल वर्मा सर कभी कभी गा देते हैं। ठीक है। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। डिटी इसे हम कहते हैं गाने के आधार पर कभी कभी चीजों को हम लोग, कोई सिचुएशन होती है, किसी को आप कुछ कहना चाहते हैं, आपने वो गाना गा दिया, सामने वाले को अच्छा लगा, डिटी कहलाता है। नंबर 23 पर एक शब्द आया एट्यून। एट्यून का अर्थ होता है माहौल से परिचित होना। आप अपने किसी भी पसंदीदा टीचर की क्लास को ज्वाइन करने से पहले उसका डिमॉन्स्ट्रेशन देखते हैं। यू ट्राई टू एट्यून विद हिम। क्यों? आप उसके एनवायरनमेंट से फेमिलियर होकर देखते हैं कि क्या इन सर के साथ, इन मैम के साथ मुझे पढ़ने सीखने का एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। यू कॉल इट एट्यून। नंबर 24 पर लिखा है टेम्प्ट। टेम्प्ट का जी ललचाए रहा न जाए। ये मैंने एक छोटा सा गाना गाया, डिटी हुआ, लेकिन जो लालच दिल में उठता है दैट इज कॉल्ड टेम्प्ट। इसी से बना है टेम्पटेशन। काफी सारे लोग चॉकलेट भी खाते हैं। ब्रैट नंबर 25 पर इसे हम कहते हैं रूड चाइल्ड। एक ऐसा बालक जो बड़ा भद्दे तरीके से पेश आता है। ब्रैट, रूड चाइल्ड। 5 शब्द हमारे सामने, ऊंची आवाज में इनके अर्थ बोलने की कोशिश करें। सबसे पहले वाइल, डिटी, एट्यून, टेम्प्ट, ब्रैट। वेरी गुड सर। 25 शब्द आज के हुए, 25 शब्द कल के हुए। कल हम इन 25 शब्दों के आधार पर एक प्रैक्टिस करेंगे। अच्छे से रिवाइज करके रखें, तैयार करके रखें। फटाफट से हम अगली बात से जुड़ने की कोशिश करेंगे। प्लीज टेक योर टाइम। तो दोस्तों, पिछली क्लास तक हम लोगों ने ग्रामर के सेक्शन में जो चीज पढ़ी समझी, आओ दोस्तों उस कहानी को थोड़ा आगे लेकर चल लेते हैं। पिछली क्लास तक हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बातचीत को समझा। आइए कहानी को थोड़ा आगे लेकर चल लेते हैं। पिछली क्लास की बात में हम लोगों ने क्या क्या सीखा समझा। मैं एक छोटी सी रिवीजन लगाऊंगा, उसके बाद माहौल आगे समझने का तैयार करेंगे। सबसे पहले हमने प्रोनाउन की एक डेफिनेशन को तैयार किया मेरे दोस्तों। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच रिप्लेसेस अ नाउन। और नाउन को रिप्लेस करने की जरूरत क्या पड़ी? ताकि हम लोग नाउन के रिपीटिशन को रोक सकें। सबसे पहले हमारे सामने आया एक बड़ा प्यारा सा शब्द जिसे हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन की अगर हम बात करते हैं तो ये रिलेट करता है एक पर्सन को।
और अगर हम लोग इसे कैटेगराइज करें तो हम लोगों ने इसकी एक छोटी सी लिस्ट तैयार की जिसमें सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव केस का जिक्र सामने आया। अलग अलग इनको कैटेगरीज में बांटा, तो स्पीकर, लिसनर और नॉन एक्टिव पर्सन। आगे हम चले तो छोटे छोटे नियमों से हम परिचित हुए कि किसी भी वर्ब के ठीक पहले अगर हम बात करें तो सब्जेक्टिव केस का यूज हम करते हैं, वर्ब के ठीक बाद हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। फिर एक दूसरी बात हम लोगों ने समझी कि प्रेपोजिशन के ठीक बाद लिखी हुई बातचीत के लिए हम लोग यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस। आगे हम चले तो देखने में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो होते कुछ हो रहे हैं पर यूज होते हैं प्रेपोजिशन की तरह से। इसको लेकर दो लिस्ट हम लोगों ने तैयार की। पॉजिटिव के लिए चार शब्द सामने आए, लाइक, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद। और नेगेटिव की अगर माहौल की मैं बात करूं तो शब्द आए हमारे सामने, अनलाइक, विदाउट, एक्सेप्ट, एंड नॉट, बट और एक सेव। ठीक है दोस्तों। फिर आगे हम लोगों ने समझने का काम किया कि जो हम दो अलग अलग सब्जेक्ट्स को जोड़कर प्रेपोजिशन से बात को लिखते हैं तो हम उसमें पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अग्रीमेंट क्यों तैयार करते हैं। उसकी खास वजह है कि प्रेपोजिशन के बाद लिखी हुई बातचीत अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। 5 सवाल आपके सामने लिख रहा हूं, कथा आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, फिर एक एक चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। कल मेरा एक नया बैच शुरू हुआ है करियर विल पर, 24 सितंबर को 5:15 से 6:45 तक। उस नए बैच में मैं टेंसेस की बातचीत को शुरू कर रहा हूं और हर बार चीज़ें नई आपके सामने आती रहेंगी। तो जितने भी आपके साथी दोस्त हैं उनको ज़रूर सूचना दें, उन्हें ये चीज़ें ज़रूर बताने की कोशिश करें, क्योंकि मेरा आपका परिचय व्यवहार काफ़ी पुराना हो चुका है। तो अब आप मुझे समझ चुके हैं कि तरीके से शायद अगर चला जाए तो बहुत प्यारी होती है ये इंग्लिश, है ना। तो उन्हें वायरल करें, उनको ये चीजें सिखाएं, उनको समझाने की कोशिश करें। मेरा एक सपना है कि हमारा कोई भी स्टूडेंट किसी भी तरीके से लाचार ना बने। उसे ये महसूस ना हो कि यार मैं भी सीख सकता था तो सीख क्यों नहीं पाया। वो हत्थे चढ़ जाता है किसी गलत जगह पर और उसका नुकसान उसे बाद में पता चलता है जब उसकी अपॉर्चुनिटी उसके हाथ से निकल जाती है। मैं बीच बीच में ये चीजें इसलिए कभी कभी महसूस करता हूँ कि आपको जानकारी होनी चाहिए थी।
मेरे सामने कुछ एक सेंटेंसेस लिखे हैं, पहले एक बार इनको थोड़ा सा नजरों से आप निकाल लें, फिर कथा को शुरू करने की कोशिश करेंगे। अगर हम इन छोटी छोटी चीजों को, प्लीज देखो, लिखने पर टाइम वेस्ट ना करें, चीजों को समझने की कोशिश करें। मैं अगर लिखे हुए इस पहले सेंटेंस पर फोकस करने की कोशिश करूं तो हमारे सामने लिखा हुआ सेंटेंस आता है, रमेश लाइक दे आर सिलेक्टेड। अगर मैं ध्यान से सोचने की कोशिश करता हूं तो इस लाइक का जो जिक्र है वो बेसिकली कैसे हुआ, प्रेपोजिशन के बाद हम जो भी यूज कर रहे हैं वो कौन सा केस हुआ, ऑब्जेक्टिव केस। अगर ऑब्जेक्टिव केस की हम बात करें तो दे को हटाकर हम लोगों ने इसके लिए चुना देम। देम का इस आर से कोई लेना देना नहीं। रिवर्स में अगर हम आते हैं तो सब्जेक्ट के नाम पर लिखा मिला रमेश, रमेश के आधार पर हम इस आर को हटाकर लिखने का काम करते हैं इज। पिछली क्लास में हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी, उसी कहानी को थोड़ा आगे में लेकर चलना चाहूंगा कि प्रेपोजिशन के बाद हम यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस। बोलो हाँ। अब अगर इस लिखे हुए प्रेपोजिशन को मैं ध्यान से समझूं तो पिछली क्लास में हमने इसे एक हिस्से में बांटा पॉजिटिव, एक हिस्से में बांटा नेगेटिव। अब एक अगली बात आती है जिसे हम कहने की कोशिश करेंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज। देखो बच्चों मैंने क्या लिखा, प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब ये प्रेपोजिशनल फ्रेज कैसे काम करता है इसे थोड़ा ध्यान से सुने और समझें। जब हम प्रेपोजिशनल फ्रेज बनाने की कोशिश करते हैं तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं प्रेपोजिशन। जैसे कि अगर मैं कहने की कोशिश करूं असिस्टेड बाय, मैंने कहा लेड बाय, मैंने कहा प्लीज्ड विद। आप इस तरीके से कितनी भी सारे के सारे फ्रेजेस बना सकते हैं। जैसे मैंने एक चीज लिखी आपके सामने, फॉलोड बाय। आप इससे कोई भी फ्रेज बना सकते हैं, स्ट्रक्चर यही रहा। पहले हम यूज करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ और उसके बाद लिखते हैं प्रेपोजिशन। अब अगर इस कायदे को मैं समझने की कोशिश करता हूं तो भैया हमें इसके बाद तो एक ही चीज लिखनी है, वो हुआ हमारा ऑब्जेक्टिव केस। अब इस लिखे हुए सेंटेंस को अगर मैं देखूं, श्रेया असिस्टेड बाय आई। बच्चों ये हुआ हमारे सामने लिखी हुई बातचीत का प्रेपोजिशनल फ्रेज, और प्रेपोजिशनल फ्रेज के ही मुताबिक हम इस आई को हटाकर लिखने का काम करते हैं ऑब्जेक्टिव केस। हटाया आपने इस आई को और इसकी जगह लिखने की कोशिश की हमने मी। अब अगर मैं इसे ध्यान से देखने का काम करता हूं तो श्रेया के मुताबिक इस लिखी हुई हेल्पिंग वर्ब का जिक्र होना चाहिए हैज। इज माई पॉइंट क्लियर? एक अगला सवाल मेरे सामने आया, ही फॉलोड बाय दे वर। बड़ा प्यारा है ये सवाल। अगर मैं ध्यान से देखूं तो फॉलोड बाय ये अपने आप में लिखा एक प्रेपोजिशनल फ्रेज हुआ, और प्रेपोजिशनल फ्रेज की वजह से ये होना चाहिए ऑब्जेक्टिव केस। तो बच्चों इस दे को हटाकर आपने लिखा देम। अब अगर इस देम के लिहाज को मैं देखना चाहूं तो इस देम का इस वर्ड से कोई लेना देना नहीं। रिवर्स में अगर मैं आना चाहूं तो इस ही के मुताबिक आने वाली हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने चुनी और ये हुई हमारे सामने वॉज। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज को एक बार बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, इसका सर आपके पेपर सवाल पूछ लेते हैं। ठीक है बच्चों? मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इस बात को थोड़ा ध्यान से समझ लिया होगा। आइए कहानी को थोड़ा लेकर चल लेते हैं आगे। देखो बच्चों ये जो है हमारे प्रेपोजिशनल डायरेक्शन की बात, ये तो हो गई एक तरफ। मैं अब इस बात को लेकर चलना चाहूंगा थोड़ा सा आगे, लेकिन उस बात को समझने से पहले एक छोटा सा सेंटेंस आपके सामने लिखने की कोशिश करूंगा, और आपसे उम्मीद है कि इस बात को थोड़ा ध्यान से सुने और समझने की कोशिश करें। मैं अगर कहूं राम इज स्ट्रोंगर देन श्याम। अगर इस लिखे हुए सेंटेंस को मैं अगर आपको कहूं कि बच्चों पढ़कर दिखाएं जरा,
शाबाश। अगर इस बातचीत को मैं थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करूं तो राम का कंपैरिजन हमने किया किसके साथ? श्याम के साथ। अरे भाई हाँ है ना, ये जो भी लिखी हुई है हमारे सामने कंपैरेटिव डिग्री लिखी हुई है, बोल नहीं रहे हो भाई? बिल्कुल ठीक बात। अच्छा बच्चों, सोचकर बताना ये बात कि क्या ये बात पॉसिबल है कि किसी इंसान की शक्ल की तुलना किसी के जूते से हो? क्या ये बात पॉसिबल है कि किसी की शर्ट की तुलना किसी की नाक से हो? क्या ये बात पॉसिबल है कि किसी की हाइट की तुलना किसी की आंखों से हो? आंखों में तेरी, क्या ये बात संभव है? आप कहोगे सर ये बदतमीजी है। कंपैरिजन की अगर हम बात करने की कोशिश करें, कंपैरिजन हमेशा, बच्चों गलत बोल रहे हैं आप, सिमिलर या सेम नहीं, कंपैरिजन हमेशा लाइकवाइज होता है। हाइट की तुलना हाइट से, शक्ल की तुलना शक्ल से, ड्रेस की तुलना ड्रेस से, ठीक है? कंपैरिजन हमेशा लाइकवाइज होता है। इस शब्द को याद रखना, बहुत दूर जाकर इसकी वजह को समझेंगे हम। कंपैरिजन हमेशा लाइकवाइज होता है। लाइकवाइज होने का मतलब, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये लिखी वर्ब से पहले ये कौन सा केस है बच्चों? सब्जेक्टिव केस। तो भैया यहां पर भी हमें क्या चीज चाहिए? सब्जेक्टिव केस। अरे हाँ है ना, तो लो मेरे भाई, नियम तैयार हो गया कि अगर हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, मैंने क्या नाम लिखा है देखना ध्यान से, कंपैरेटिव डिग्री का अगर हम यूज करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री के लिए फिलहाल मैं डिग्री हटाकर लिखना चाहूंगा। अगर कंपैरेटिव वर्ड का हम लोग जिक्र करते हैं, कौन कौन से कंपैरेटिव वर्ड हो सकते हैं? जैसे मैंने यहां पर लिखा आपके सामने, मोर देन, लेस देन हो सकता है, एज वेल एज हो सकता है, एज मच एज, ऐसी कोई भी बातचीत हमारे सामने लिखी हुई नजर आए तो कंपैरिजन हम हमेशा लाइकवाइज लेकर चलते हैं। इसका मतलब सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन किससे तैयार किया? सब्जेक्टिव केस से। मैंने थोड़ा सा अंकित कर लेता हूं, सब्जेक्टिव केस 1, सब्जेक्टिव केस 2। बोलो हाँ, फाइन, कंपैरिजन हमेशा लाइकवाइज हुआ। अब अगर इस लिखी हुई बातचीत को मैं थोड़ा चित्रित तरीके से समझने की कोशिश करता हूं तो ये रहा आपका राम, ठीक है? और इधर अगर मैं कहने की कोशिश करूं तो ये रहा आपका श्याम। तो इन दोनों के अंदर कौन ज्यादा ताकतवर है? आप कहोगे सर राम ज्यादा ताकतवर है। तो कंपैरेटिव डिग्री हमेशा किसकी तरफ इशारा करती है? पहले की तरफ इशारा करती है, हाँ है ना? तो इसीलिए अगर हम हेल्पिंग वर्ब के एग्रीमेंट की तैयार करें तो सर हम हमेशा पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं। एग्रीमेंट हम हमेशा पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज करते हैं। क्लियर है? तो आज बच्चों इस लिखे हुए क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, शी एज वेल एज मी। सर लाइकवाइज कंपैरिजन बनाने की कोशिश, तो मी को हटाकर लिखा आई, और आने वाली जो भी हेल्पिंग वर्ब है पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अग्रीमेंट तैयार करती है। क्वेश्चन नंबर 5 पर काम करते हैं, बड़े ध्यान से देखें। दे मोर देन मी हैज पेड द बिल। अगर मैं ध्यान से देखूं, सब्जेक्टिव केस, कंपैरेटिव वर्ड। सर हम कंपैरिजन हमेशा सब्जेक्टिव केस के साथ सब्जेक्टिव केस लेकर चलते हैं। माई को हटाकर हमने लिखा आई। आगे अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं तो पहले सब्जेक्ट के मुताबिक यहां पर हेल्पिंग वर्ब का जिक्र हमने लिखा हैव। यहां तक की बात क्लियर है? तो इसका मतलब ये समझ आता है दोस्तों कि कंपैरिजन हम हमेशा लाइकवाइज मेंटेन करके चलते हैं। इज माय पॉइंट क्लियर? चलिए, ये हुआ हमारे पास लाइकवाइज कंपैरिजन का एक प्रोसेस। क्लियर है? चलिए मैं चलता हूं थोड़ी सी बात को लेकर आगे, और कंपैरिजन के इस कंपैरेटिव वर्ड के बाद अगर आगे हम देखें तो एक बहुत खूबसूरत अब बात शुरू होने वाली है हम लोगों के बीच। लिखे हुए सेंटेंस को अगर मैं ध्यान से देखने की कोशिश करता हूं तो मेरे सामने लिखा हुआ सेंटेंस आ रहा है, ही वॉन्टेड मी बुक्स। अगर मैं इसे ध्यान से देखने की कोशिश करूं तो मुझे लगता है कई बच्चों ने इसका आंसर मुझे बोल ही दिया है। आंसर बोलने से पहले एक छोटी सी बात को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। शायद अब आप लोग मुझे लेकर चल चुके हैं कौन से दायरे पर? पॉजेसिव केस पर। अब ये पॉजेसिव केस अपने आप में क्या है, क्यों है, इस कहानी को थोड़ा समझने का काम करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक लिस्ट बनाई थी, आई, माई, मी। तो आई और मी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस का हम लोगों ने एक दायरा सीखने की कोशिश की। अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात हो रही है पॉजेसिव केस को लेकर। पॉजेसिव केस को लेकर दो विचार दिल में आते हैं, इन्हें ध्यान से सीखने समझने की कोशिश करें। वजह इससे अगले टॉपिक में हमें देखने को मिलेगी। माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स,
देयर। अगर हम इन सभी के सभी शब्दों की बात करें तो ये सभी के सभी हमारे वो पॉसेसिव केस हैं जिनका जिक्र हम करते तो हैं, लेकिन इनके साथ हमेशा कंपलसरी हमें नाउन चाहिए। अब ये वजह क्या है, ये इससे अगला टॉपिक हमें समझाएगा। मैं तो ये चीज जानता हूं कि सीक्वेंस में चीजें समझोगे आसान हो जाएंगी। उलझना चाहो मैं कहीं की बात कहीं पर जोड़ दूंगा, ठीक है ना जी। वो कहावत सुनी है ना आप लोगों ने, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ऐसे ही बर्बाद हो जाता है खेल कि कुछ का कुछ कही, अरे हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन, बताना शुरू कर दूं मैं एडवर्ब, सरकार कहानी खत्म हो जाएगी। हाँ है ना, मैं पढ़ा रहा हूं आपको रामायण और भाई साहब बताना शुरू कर दूं कंस के बारे में तो कहानी गड़बड़ हो ही जाएगी। सर आप लोग सबके सब समझदार हैं। मैंने कहा इन सभी के सभी शब्दों का जिक्र हम नाउन के साथ करते हैं, तो सर थोड़ा नाउन से मुक्त किया जाए तो आ जाओ इन शब्दों पर। क्या लिखा, माइन। एक शब्द लिखा आर से, क्या निकाला, आर्स। योर से निकाला जी योर्स। हिज एज इट इज, क्योंकि एक और एस लगाओगे तो आपकी साउंड गड़बड़ हो जाएगी। हर्ष से निकाला हर्ष। कुछ लोग मानते हैं ये शब्द नहीं होता, इसका जिक्र आता है। एक अगर आगे हम लोग कहने की कोशिश करें देयर्स, तो बच्चों ये हमारे सारे के सारे ऐसे शब्द हुए जिनके साथ हम लोगों को नाउन की जरूरत नहीं। पुरानी कहानी याद आती है, चलो थोड़ा सा रिकैपिचुलेट करते हैं और इस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। याद आ रही है सर हम लोगों को, ये बातचीत शायद हम लोगों ने पहले कहीं पढ़ी है बच्चों। नाउन के दौरान हमने इस बात को पढ़ा था, लेकिन इनमें से हम किसी को भी ठीक नहीं कर पाए थे। क्यों? शायद उस समय हम लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी कि ठीक होंगे तो कैसे। आज एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपके सामने छोटी छोटी चॉइसेस कुल मिलाकर संख्या में 7 रख दी है। जरा इन 7 के साथ बातचीत को थोड़ा ध्यान से देखें और फिर मुझे बताने का काम करें कि आपके हिसाब से इसमें कौन सा विचार सही है। शब्द हम लोगों को पता है कि लिखा हुआ शब्द अपने आप में एक पॉजेसिव वर्ड है। कुछ याद आया? अब अगर ये अपने आप में एक पॉजेसिव वर्ड है तो इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस को लगाना तो पूरी तरह गलत है। शायद यही वो अपने आप में वजह है कि ये तीनों की तीनों चॉइस हम लोगों ने पिछले नाउन के दौरान ही डिस्कशन से बाहर कर दी थी। आगे चलते हैं। यहां लिखा हमारे सामने योर्स। हम जानते हैं इस योर्स के बाद हमें क्या नहीं चाहिए, तो फ्रेंड इसके साथ नाउन जोड़ना पूरी तरह से गलत हुआ। अगली अगर मैं बात करना चाहूं तो भैया योर के साथ हमने लिखा है फ्रेंडली। नाउन के दौरान हम लोगों ने एक बात को समझा था कि शब्द के अंत में अगर एलवाई हम सफिक्स करते हैं तो या तो ये बनता है एडजेक्टिव या फिर ये बनता है एडवर्ब। तो कुल मिलाकर ये याद आ रही है बात कि नाउन ये नहीं बनता। और मेरे भाई अगर नाउन नहीं बनता तो योर के बाद तो मुझे नाउन चाहिए, इसका मतलब ये विचार भी गलत हुआ। आगे अगर मैं देखने की कोशिश करूं, भैया लिखा है इस योर के बाद क्या चाहिए, नाउन। ये तो नाउन है, इसका मतलब ये बात अपने आप में सही है। आगे हमने देखा इस योर्स के बाद हमें क्या नहीं चाहिए। अगर नाउन नहीं चाहिए तो कुछ और तो आ ही सकता है, इसका मतलब ये वाली बात अपने आप में सही है। इन बातचीत को थोड़ा ध्यान से देखें तो कहानी समझ आती है, राइट। और कहानी क्या समझ आ रही है बच्चों कि भाई अगर हमारे सामने लिखा हुआ नाउन नजर आए तो नाउन से पहले हम सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करते, नाउन से ठीक पहले हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करते। तो नाउन से ठीक पहले हमें चाहिए कौन सा केस बच्चों, पोजेसिव केस। क्लियर हो गई बात? तो इसी वजह से हम लोगों के सामने लिखी इस बातचीत के अर्थ तैयार होते हैं। और इस बातचीत के अर्थ को अगर हम देखें ध्यान से, ही वॉन्टेड मी बुक्स, तो भैया ये लिखा हमारे सामने बुक्स और इसी से पहले हमें चाहिए पोजेसिव केस। अगर इसी तरीके से मैं कहना चाहूं द कार इज माई, अगर ध्यान से देखें तो माई के साथ तो हमें नाउन चाहिए आगे, लेकिन यहां नाउन है नहीं, इसलिए माई को हटाकर हम लोगों को लिखना होगा माइन। मैंने कहा हर्स बैग इज नाइस, आप समझ ही गए। तो नाउन के साथ अगर लिखा है तो हर्स ना कहकर हर बैग इज नाइस। क्लियर है? अब मैं आपके सामने एक दो सेंटेंसेस और लिखूंगा। अगर मैं कहूं, एक सेंटेंस मैंने लिखा सिंगिंग इज गुड,
ठीक है। या फिर अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं आई लाइक स्विमिंग, ठीक। अगर मैं एक और सेंटेंस लिखने की कोशिश करूं वॉकिंग improves हेल्थ। मैंने आपके सामने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं, बड़े ध्यान से इन तीनों के तीनों सेंटेंसेस को पढ़कर देखें। बड़े ध्यान से इन तीनों के तीनों सेंटेंसेस को पढ़कर देखें। मैं सवाल पूछने की कोशिश करूंगा, जवाब दीजिएगा। सवाल मैंने पूछा व्हाट इज गुड सिंगिंग, आई लाइक व्हाट स्विमिंग, व्हाट इंप्रूव्स हेल्थ, हेल्थ वॉकिंग। अगर इन तीनों के तीनों शब्दों को मैं ध्यान से देखने की कोशिश करूं तो ये तीनों के तीनों शब्द व्हाट का आंसर दे रहे हैं। अगर ये व्हाट का आंसर दे रहे हैं तो इसका मतलब ये अपने आप में क्या चीज बन रहे हैं, नाउन। अगर हम इन चीजों को और बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इन तीनों के तीनों सेंटेंसेस से एक बात समझ आती है कि कभी कभी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ जुड़ा हुआ आईएनजी हम लोगों को आंसर देता है व्हाट का, और व्हाट का आंसर देने की वजह से ये हुआ नाउन। तो अगर ये नाउन का काम करता है तो भैया नाउन से ठीक पहले हम लोगों को अभी अभी पता चला है कि नाउन से पहले हम कौन सा केस यूज करते हैं। आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 9 पर। हिज फादर डिड नॉट लाइक व्हाट, तो व्हाट का आंसर आप लोगों ने तैयार किया गोइंग। अगर ये व्हाट का आंसर तैयार है कर रहा है तो नाउन हुआ। तो बच्चों नाउन से ठीक पहले कौन सा केस हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों को रटाई गई है कई बार कि भैया आईएनजी से पहले पॉजेसिव केस आता है। भैया देख तो लो कि वो पॉजेसिव केस आने से पहले ये काम किस चीज का कर रहा है, व्हाट। तो बात क्या हुई, नाउन। तो हमें अभी अभी बताया गया नाउन से पहले कौन सा केस यूज हुआ, पॉजेसिव केस। एक अगला सवाल, शी अप्रिशिएटेड व्हाट, व्हाट का अगर आंसर देखे तो ज्वाइनिंग। अगर ज्वाइनिंग का आंसर व्हाट से मिला तो ये नाउन हुआ। तो बच्चों नाउन से पहले कौन सा केस यूज करेंगे आप लोग, पॉसेसिव केस। मैं उम्मीद करता हूं पहले इस सारी कथा को तो बड़े ध्यान से देखें, सुने, समझें, फिर चलते हैं आगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यहां तक की कहानी देखने पर, समझने पर कोशिश करें तो क्लियर होती है। पॉसेसिव केस के बारे में हम लोगों ने समझा, पॉसेसिव केस नाउन के साथ कैसे काम करता है, बिना नाउन के साथ। इनकी भी वजह है, इससे आगे हम लोगों को पता चलने को मिलेगी। फाइन। और इन्हीं के आधार पर कुछ सवालात हमारे सामने हुए। खैर दोस्तों, ये जो पूरी कहानी हम लोगों ने सुनी और समझी, बेसिकली ये जो कहानी है ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन के केसेस को लेकर है। कहाँ सब्जेक्टिव केस, कहाँ ऑब्जेक्टिव केस, और कहाँ पर पॉसेसिव केस का हम लोग जिक्र करते हैं। ठीक है भाई। अब इन सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव केस को अगर हम लोग आधारभूत तरीके से लेके चले, आगे चलने की काम करते हैं।
इस सारे के सारे डिस्कशन में हम लोगों ने सारी कहानी को सुना, लेकिन इस कहानी के अंदर एक शब्द हमारे जिक्र से चूक गया और इसे हम कहते हैं इट। क्या कहा? इट। अगर इस इट को हम ध्यान से समझने का काम करें, बस इतना ही हमें जानकारी में है कि इट का जो जिक्र हम है करते, वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ हम इसे मेंशन करते हैं। फाइन। तो इसके एक एक फंक्शन को ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करें, फिर चीजें रिलेटिवली क्लियर होती चली जाएंगी। इस इट के अगर हम बात करना चाहें तो ये मेंशन करता है, जब हम मेंशन करने की कोशिश करें कोई भी डे, डेट, ईयर, मंथ, सीजन, वेदर, व्हाटएवर, ठीक है जी, कोई भी दिन, तारीख एटसेट्रा। जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करूं इट इज, आज कौन सा दिन है बच्चों? वेंसडे। ठीक। अगर मैं तारीख की बात करना चाहूं तो आज कितनी तारीख है भाई? कितनी तारीख आज? 25, 25 सितंबर। कई बच्चे सोचते हैं कि सर क्लासेस रिकॉर्डेड तो नहीं है। भाई लाइव क्लास है ये, लाइव क्लास का मजा कुछ और होता है, ठीक है। रिकॉर्डेड फिल्म देखो, आप अपने फोन में रिकॉर्डेड फिल्म देखो, आपका दिल खराब हो जाता है सर। लाइव की बात ही कुछ और होती है, आपके सामने जीता जागता इंसान पास आए है, माहौल बनाता है तो मजा आता है। खैर, तो जैसे हम डे, डेट, टाइम की बात करना चाहें तो इट का यूज करते हैं। इट का एक और हम लोग यूज करते हैं जब हम मेंशन करना चाहते हैं। किसे मेंशन करना चाहते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट को। जैसे अगर मैं कहना चाहूं इट इज माई कार, ठीक है, तो जो मैं बताना चाह रहा हूं वो बेसिकली हमारे सामने लिखी हुई बातचीत एक ऑब्जेक्ट की है। इसी का हम एक और जगह जिक्र करते हैं जब हम किसी एनिमल का जिक्र करते हैं। एनिमल का अगर मैं जिक्र करना चाहूं तो जैसे अगर मैं कहना चाहूं, इसके लिए एक छोटा सा सवाल आपके सामने। द फॉक्स इज वेरी क्लेवर, इट कैन किल इवन अ टाइगर। ठीक है भाई, तो अब इस फॉक्स के लिए अगर मैं कहना चाहूं तो यूज किया गया इट। फाइन। जरा कुछ पूछा जा रहा है? ये बच्चे फालतू बैठे रहते हैं, इनको बेवजह के सवाल पूछने के आते हैं। हटाओ इसे जरा। खुद पढ़ने में ध्यान नहीं है, कमेंटबाजी में लगा हुआ है, ना तो दूसरे बच्चों को पढ़ने देना चाहता, अपनी बकवासबाजी में लगा पड़ा है। अजय साहब, ये आदतें छोड़ दो, जो चीज सिखा रहा हूं उस पर ध्यान दे लो, ठीक है ना। इस ऐसे बच्चों को ब्लॉक कर दिया करो सर। जो बच्चे क्लास के पढ़ते वक्त डिस्टरबेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ऐसे मूर्खानंद को मैं सोच रहा हूं कि इनको नरक भेज दिया जाए। मैं यहाँ पर चीजें इतनी बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, भाई साहब के कमेंट्स पर सवाल पे सवाल चल रहे। अरे मूर्खानंद के पिता, हे भगवान क्या कहूं मैं तुझे। हम लोगों ने इस इट को मेंशन किया। आपको लगता है ये चीजें बड़ी आसान है? आपको लगता है ये चीजें बड़ी आसान है? जान निकालनी पड़ती है बच्चों। एक ही स्ट्रोक में चीजें आप लोगों को मेंटली समझाने की कोशिश करने में एफर्ट्स लगाए जाते हैं, और मुझे बड़ा बुरा फील होता है कि इन एफर्ट्स के साथ साथ आप अपनी बकवासबाजी में लगे रहते हैं। सर वो कब होगा, वो कब होगा, सर ये चीज कब कराओगे, वो चीज कब कराओगे। तो फिर मुझे महसूस होता है कि आप लोगों को बैच देकर मैंने गलती करी। बहुत दुख होता है इस चीज के लिए। अरे भाई, सिस्टमेटिकली मैं पढ़ाना जानता हूँ यार, तुम बिना बात अपना दिमाग क्यों चलाते हो? ऐसा बच्चा कोई परेशानी करे ना सर, ऐसे बच्चे को भेज देना जरा पाकिस्तान, ठीक है। दिखाओ। हम्म। अब भैया इस मूर्ख का इलाज नहीं है कोई भी। अब ये कहता है 999 लेते टाइम ब्लॉक कर देते। अरे भाई तुम्हें क्या समझाऊं। मैं 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहूंगा, आगे बाद में बात करेंगे। टेक योर टाइम प्लीज।
हम लोग इस इट के फंक्शन को अगर देखने की कोशिश करें तो इट का जिक्र हम हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ लेकर चलते हैं। ये मेंशन करता है डे, डेट, टाइम, ईयर, मंथ, सीजन की बात हमारे सामने। ये मेंशन करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से इट इज माई कार and it can be used for an animal. The fox is very clever, it can kill even a tiger. It fox के लिए यूज हुआ। हम इसका एक और जगह जिक्र करते हैं when the gender is unknown, when the gender is unknown। जब हमारे सामने लिखी हुई बातचीत का जेंडर अननोन है, तो जेंडर अगर अननोन है इस कैटेगरी के अंदर भी हम लोग इस इट का यूज करते हैं। जैसे अगर हम कहने की कोशिश करें द बेबी इज क्राइंग, इट मस्ट बी हंग्री। अगर हम इस बातचीत को थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें तो जिस इट की बात मैं कर रहा हूं, ये बेबी इंसान का हो सकता है, जानवर का हो सकता है, एनिमल का हो सकता है, बर्ड का, फिश का, किसी का भी हो सकता है। तो इस जेंडर को हम क्लासिफाई नहीं कर पाते, तो इस मैटर में हम लोग इट का यूज करते हैं। आइए एक अगली बात को लेकर चल लेते हैं, जिसे अगर हम कहने की कोशिश करें, एक दो सवाल परीक्षा हमसे पूछती है। अगर हम इन लिखे हुए सेंटेंसेस पर काम करने की कोशिश करें तो ये सेंटेंसेस का आधार तैयार करने के लिए वॉइसेस में सुनी थी हम लोगों ने एक बातचीत, और हम लोगों ने उस समय इसी शब्द के नाम को दिया था डमी सब्जेक्ट नाम। डमी सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट हुआ जो असली सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने का काम करता है। तो इसका अर्थ हुआ, ये डमी सब्जेक्ट होने का अर्थ, इट इंट्रोड्यूसेस द ओरिजिनल सब्जेक्ट। ये एक असली सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने का काम करता है। अगर लिखी हुई इस बातचीत को मैं थोड़ा यहाँ ध्यान से देखने की कोशिश करता हूँ, इट इज वेंसडे, बताने की कोशिश हम वेंसडे के बारे में कर रहे हैं, तो इट बेसिकली एक डमी सब्जेक्ट हुआ जो असली सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है। इसलिए कायदे से हम लोग अगर इसे कहें तो ये एक डमी सब्जेक्ट हुआ। जब डमी सब्जेक्ट की हम बात करते हैं तो इसको लेकर एक छोटा सा नियम दिमाग में बैठाएं। इट के साथ हम हमेशा यूज करते हैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और असली सब्जेक्ट को जब ये इंट्रोड्यूस करता है तो सब्जेक्ट को हम सब्जेक्टिव केस में ही यूज करते हैं। लिखा हुआ सेंटेंस अगर ध्यान से देखें, इट इज मी हु स्पोक फर्स्ट, तो इट एक डमी सब्जेक्ट होने के नाते मी को हटाकर आप आई का यूज करें, इट वर देम। इट के साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर रही, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसे ठीक किया, वॉज, और इट इंट्रोड्यूस करता है असली सब्जेक्ट को, तो देम को हटाकर हम लोगों ने यूज किया दे। पहले यहां तक की बात को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, फिर हम चलते हैं बातचीत को लेकर आगे। आपके एग्जामिनेशन में इट को लेकर फंक्शंस पूछे जाते हैं और इट के इस व्यवहार को परीक्षा बार बार देती है। खैर, आप इसे आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। आइए एक अगली बातचीत को देखने की कोशिश करते हैं, और इसे हम कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ इसे हम कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। अरेंजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस को लेकर अगर हम चलें तो इससे रिलेटेड काफी सारे सवाल हमें परीक्षा में मिलते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिख रहा हूं, बड़े ध्यान से देखें, फिर क्वेश्चंस क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे।
मैंने आपके सामने कहानी को लेकर चलने की कोशिश की। अगले 7 शब्दों के साथ इन 7 शब्दों को अगर हम बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करें तो इन 7 के 7 सेंटेंसेस के अंदर अरेंजमेंट दी गई है पर्सनल प्रोनाउंस के साथ। अगर हम इस बात को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें तो पर्सनल प्रोनाउन बेसिकली अरेंजमेंट को लेकर सवाल पूछते हैं और इस बातचीत के पीछे एक बहुत प्यारी चीज काम करती है जिसे हम लोग कहने की कोशिश करते हैं एटिकेट। एटिकेट शायद हम लोग समझने की कोशिश करें तो एटिकेट हम लोग कहने की कोशिश करते हैं प्यारी सी चीज को जिसे हम कहते हैं सोशल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर कुछ लोगों को सोशल बिहेवियर की कोई तहजीब नहीं होती, कहाँ किस तरीके से बात करनी होती है ये कोई नहीं जानता। जब हम इस एटिकेट की बात करते हैं तो ये सोशल बिहेवियर को जस्टिफाई करता है। सोशल बिहेवियर को समझने के लिए हम इसे 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश कर सकते हैं और 2 बातें हो गई हमारे सामने। एक हमने कहा पॉजिटिव एक्ट, पॉजिटिव एक्ट को ही हम गुड एक्ट भी कह सकते हैं, शायद हम बताना चाहें ड्यूटी, या इसी को हम अगर कहना चाहें तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हम इसे कह देते हैं। ठीक, तो अगर हम ड्यूटी, एक्टिविटी ऐसी कोई भी बताना चाहें कि कोई भी अच्छा काम अगर आपने किया तो इसके लिए अरेंजमेंट अपनी बड़ी फिक्स होती है और इस अरेंजमेंट में हम पहले जिक्र करते हैं सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और उसके बाद हम मेंशन करते हैं फर्स्ट पर्सन को। अगर इसी के ठीक ऑपोजिट हम सोचने समझने की कोशिश करें और कोई इंसान अगर बैड एक्ट परफॉर्म करता है या फिर अगर किसी को ब्लेम करने की कोशिश करता है या फिर अगर किसी के ऊपर आरोप लगाया जाए, ठीक है, या फिर अगर कहा जाए मिसकंडक्ट, बहुत लेट समझ आता है मिसकंडक्ट क्या होता है, बदतमीजी क्या होती है बहुत लेट समझ आता है, खैर समझाने का व्यर्थ हुआ काम। अगर हम इस तरह की बात करते हैं तो इस जिक्र को हम सबसे पहले अपने ऊपर यानी फर्स्ट पर्सन का जिक्र करते हैं, उसके बाद सेकंड पर्सन और उसके बाद थर्ड पर्सन। अगर इस सीक्वेंस को हम ध्यान से देखने का काम करें तो भैया सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कभी भी अपने सीक्वेंस को नहीं बदलते, सिर्फ और सिर्फ इस फर्स्ट पर्सन की कहानी है जिसको पहले या बाद में लिखने का विचार बदलता है। लिखे हुए क्वेश्चन नंबर 1 पर फोकस करें। यू एंड आई आर हैप्पी टू सर्व देम। अगर आप खुशी जाहिर कर रहे हैं तो इसका मतलब पॉजिटिव एक्ट है और पॉजिटिव एक्ट के अनुसार सेकंड पर्सन पहले और थर्ड पर्सन इसके बाद, तो इस लिखे सेंटेंस में कोई परेशानी नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 पर काम करते हैं। द टीचर स्कोल्डेड यू एंड मी। अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें तो स्कोल्डेड एक वर्ब है और वर्ब के बाद ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव केस अपने आप में ठीक है। अब टीचर ने अगर डांटा तो डेफिनेटली मिसकंडक्ट हुआ, बुरा काम हुआ। इसका मतलब सीक्वेंस में पहले फर्स्ट पर्सन का जिक्र हो और उसके ठीक बाद हम लोग मेंशन करने की कोशिश करें सेकंड पर्सन, यानी कि द टीचर स्कोल्डेड मी एंड यू का जिक्र होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। लिखा इट इज मी एंड हिम हु ब्रोक द पेन। सबसे पहली बात तो ये इट अपने आप में एक डमी सब्जेक्ट है, इंट्रोड्यूस करेगा असली सब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस में। आगे लिखा है हु ब्रोक द पेन, यानी कि नुकसान करने की बात, बैड एक्ट हुआ। अगर बैड एक्ट हुआ तो मी एंड हिम ना होकर इसकी जगह होना चाहिए आई एंड ही। नेक्स्ट बात अगर समझना चाहें हम तो बड़ी प्यारी चीज है ये। आई, यू एंड शी हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स। अगर यहाँ पर गुड मार्क्स स्कोर करने की बातचीत है तो गुड मार्क्स स्कोर करने का मतलब समझ आता है हमें कि आपने एक अच्छा काम किया है और अच्छे काम के जिक्र में पहले आप मेंशन करें यू को, उसके बाद आप थर्ड पर्सन को और उसके बाद आप मेंशन करें थर्ड पर्सन के बाद फर्स्ट पर्सन सबसे पहले आए आपका सेकंड पर्सन, के बाद आए थर्ड पर्सन, उसके बाद आप अरेंजमेंट भी लेकर आए फर्स्ट पर्सन को। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। यू एंड शेखर हैव लॉस्ट योर हिज देयर बुक्स। अगर आप इस सीक्वेंस को थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें तो इस सीक्वेंस में बड़े प्यारे सवाल हमारे सामने आते हैं। यू एंड शेखर हैव लॉस्ट योर
his their books। अब भैया आपने चाहे अच्छा काम किया हो चाहे बुरा काम किया हो, लेकिन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, शायद हम ये चीज समझ चुके हैं, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन अपनी अरेंजमेंट कभी नहीं बदलते, बाकी अरेंजमेंट फर्स्ट पर्सन को लेकर परेशान करती है। तो सेकंड और पर्सन थर्ड पर्सन अपनी जगह सही है। अब चॉइस आती है हमारे सामने लिखी हुई, आगे इन लिखे ऑप्शंस में से हम किसे टिक करें। तो इस बात को लेकर बड़े ध्यान से समझने का काम करें। हमारे सामने जब पर्सनल प्रोनाउन की बात हम करते हैं तो एक हमारे सामने हुआ स्पीकर, एक हमारे सामने हुआ लिसनर और एक हमारे सामने हुआ नॉन एक्टिव पर्सन। बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें। अगर हमारे सामने स्पीकर का जिक्र हो यानी कि आई, तो हम बाकी दोनों को इग्नोर करके इसी के प्लूरल को चुनते हैं। अगर हमारे सामने फर्स्ट पर्सन का जिक्र यानी कि स्पीकर का अगर जिक्र नहीं हो और हमारे सामने सेकंड पर्सन यानी कि लिसनर का अगर जिक्र हो, तो हम थर्ड पर्सन को इग्नोर करके इसी के प्लूरल को चुनते हैं। और अगर हमारे सामने ना ही स्पीकर ना ही लिसनर और लिखा हुआ हो हमारे सामने कोई भी थर्ड पर्सन, तो अगर थर्ड पर्सन हमारे सामने लिखा हुआ मिलता है तो हम इसी थर्ड पर्सन के प्लूरल को चुनते हैं अपने इस प्रोनाउन की कैटेगरी में। तो इस लिखी हुई सीक्वेंस में अगर मैं ध्यान से देखूं तो फर्स्ट पर्सन का जिक्र है ही नहीं। इसी लिसनर के अकॉर्डिंग आप लोगों ने आगे चॉइस मार्क की योर। क्वेश्चन नंबर 6 पर काम करना चाहूंगा मैं। आई एंड शी हैव डन माई वर्क। अगर आपने काम किया है अपना, तो डेफिनेटली काम करने की अगर बात करें तो इट इज अ गुड एक्ट, तो सेकंड थर्ड उसके बाद फर्स्ट पर्सन, यानी कि इस अरेंजमेंट को हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। शी एंड आई हैव डन। अब अगर ऑब्जर्व करें तो आई यहां पर लिखा है, इसी का प्लूरल हमें चाहिए, जो कि ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तीनों की तीनों चॉइस आपको गलत दी गई ताकि आप क्वेश्चन के लिए सही बात अपने आप से समझ सकें। तो इन तीनों की जगह इनफैक्ट होना चाहिए आपका शब्द लिखा हुआ आर। अरेंजमेंट में अगर कहीं पर भी हमें स्पीकर लिखा मिलता है तो हम इसके मुताबिक लेकर चलते हैं आर। अगर स्पीकर लिखा नहीं मिले तो यू के प्लूरल को लेके चलते हैं, और दोनों ही ना लिखे मिले तो भैया थर्ड पर्सन के आधार पर चुनते हैं हम देयर को। अगले सवाल पर फोकस करें। मोहन, राखी एंड यू हैव, चाहे कुछ भी हो, हम लोग जानते हैं भैया अरेंजमेंट में सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन से पहले लिखा जाता है, कुछ भी लिखा हो। तो बात हो गई हमारे सामने यू, मोहन एंड राखी हैव, जो भी आपके आगे आ गया मिसकंडक्टेड विद। तो बच्चों इस सीक्वेंस में अगर मैं ध्यान से देखने की कोशिश करूं तो यू का जिक्र आया, तो यू के मुताबिक हिज गलत, हर गलत, देयर गलत, सब कुछ छोड़कर आप लोग मार्क करते हैं योर को। जरा इसे ध्यान से देखें, चलते हैं उसके बाद आगे। टेक योर टाइम प्लीज। थैंक यू एवरीवन, आई होप यू पीपल हैव डन दिस। खैर, दिस इज व्हाट यू कॉल पर्सनल प्रोनाउन। यहाँ पर फारिक होता है हमारे सामने पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन की अरेंजमेंट, पर्सनल प्रोनाउन की फंक्शन और पर्सनल प्रोनाउन से जुड़े हुए कुछ पोजेसिव्स। खैर, जितनी तरह के प्रोनाउन उतनी तरह के सवालात आप लोगों से पूछे जाते हैं। अटेंटिवली सुने, समझें, आगे चलते हैं इसके बाद। पर्सनल प्रोनाउन के बाद एक अगली चीज आती है दोस्तों, उसे हम लोग कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।
जब हम इस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो डिमॉन्स्ट्रेटिव शब्द को थोड़ा ध्यान से समझने की काम करें तो ये एक ऐसा शब्द हुआ जो पॉइंट आउट करने का काम करता है। पॉइंट आउट करने का अर्थ हुआ जब आप इशारा करने की कोशिश करते हैं, और पॉइंट आउट करने के लिए हम शब्दों का चुनाव बड़े ध्यान से देखें समझें। एक शब्द दिस, दैट, दीज, दोज। अगर हम सभी के सभी शब्दों को ध्यान से देखें तो ये वो शब्द हैं जिससे हम इशारा करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं। अगर पॉइंट आउट करने की बात करें तो दिस का हम जिक्र करते हैं कोई भी ऐसी चीज या इंसान जो सिंगुलर है और नियर है। दैट का जिक्र करें तो सिंगुलर है लेकिन फार। दीज की बात करें प्लूरल और नियर की तरह, और दोस्त की बात करें तो प्लूरल और फार की तरह। कायदा ये कहता है कि इन सभी के सभी लिखे हुए शब्दों के ठीक बाद हम लिखें हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब या कुछ भी नहीं, तब ये हमारे बनते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे अगर एक छोटा सा सेंटेंस मैं कहने की कोशिश करूं, दिस इज माई हाउस, तो यहाँ पर इस हेल्पिंग वर्ब के साथ जब इसे हमने यूज किया तो ये एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम करता है। क्लियर? अब आप लोगों से परीक्षा सवाल जो पूछती है वो क्या है, उसे थोड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें। इस लिखे हुए छोटे से शब्द का फंक्शन है, आगे हमें बहुत दूर तक इसकी मदद लेनी है। मैं छोटा सा एक सेंटेंस लिखने की कोशिश करूंगा। मैंने कहा करिश्मा हैज, सर नमस्कार। हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस में एक छोटी सी बात मैं करना चाहूंगा। मैंने कहा करिश्मा हैज अ पेन एंड अ पेंसिल, यू टेक दिस एंड आई टेक दैट। अब अगर इस लिखे सेंटेंस को हम थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें तो सेंटेंस बड़ा प्यारा हमारे सामने आता है। करिश्मा हैज, अगर हम इस लिखे हुए सेंटेंस को देखें तो करिश्मा हैज अ पेन एंड अ पेंसिल, यू टेक दिस एंड आई टेक दैट। इस लिखे हुए सेंटेंस में अगर देखा जाए तो ये जो दिस है एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और अगर ये दैट है तो ये भी एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो यू टेक दिस, जब दिस की हम बात करते हैं तो दिस रिवर्स में आकर सिंगुलर नाउन को पॉइंट आउट करता है, तो रिवर्स में आके इसने पॉइंट आउट किया पेंसिल को। दैट की अगर हम बात करें तो इसे हम लोग जब रिवर्स में लेकर आने का काम करते हैं तो ये सिंगुलर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करता है। तो यहां से एक छोटा सा कायदा तैयार हो जाता है। इसे हम अगर कहें तो दो अलग अलग नाउन्स को हम लोग पॉइंट आउट करने के लिए यूज करते हैं दिस और दैट से। तो दिस जो भी पास का सिंगुलर हुआ और दैट जो भी दूर का हुआ उसको हम इशारे से बताने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम कहने की कोशिश करते हैं, एक छोटा सा सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा, पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी आर linked. We have to eradicate this to control that. अब इस तरह का लिखा हुआ सेंटेंस हमारे सामने यूं हिस्सों में बांट कर दिया जाता है कॉमन एरर के लिए। तो इस सेंटेंस को अगर हम थोड़ा ध्यान से देखने समझने की कोशिश करें तो बड़ा प्यारा है ये सवाल। अगर हम इसे थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करें तो इस लिखे हुए सेंटेंस में एक तरफ पॉपुलेशन है, एक तरफ पॉवर्टी है। ठीक, अगर हम कहते हैं वी हैव टू इरेडिकेट दिस, अब अगर इस दिस की मैं बात करना चाहूं तो इस दिस के लिहाज से हम इशारा कर रहे हैं पॉवर्टी की तरफ। पॉवर्टी को हमें इरेडिकेट करना है, एंड आगे लिखा हमने टू कंट्रोल दैट। इस दैट के मुताबिक हम जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए और पॉवर्टी को जड़ से खत्म किया जाए। तो ये सीक्वेंस समझने का एक सवाल था, इसलिए इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर कोई भी एरर नहीं है। बात को थोड़ा ध्यान से आराम से देखें, समझें, उसके बाद कहानी को लेके चलते हैं आगे।
डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आपकी आगे बहुत मदद करेंगे, कई तरह के क्वेश्चंस इनके आधार पर टिके हुए हैं। खैर, कहानी को आगे समझने की कोशिश करें तो एक बड़ा प्यारा सवाल आता है जिसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल शब्द को अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें तो रेसिप्रोकल शब्द का अर्थ होता है जिसमें एक हुआ देने वाला और दूसरा हुआ रिसीव करने वाला, यानी कि रिसीव करने वाला। तो ये एक बड़ा प्यारा सा रिलेशन तैयार करता है और इस रिलेशन को समझने के लिए हम दो शब्दों का जिक्र लेकर चलते हैं। एक शब्द हमारे सामने आया जिसे हम कहते हैं ईच अदर, और दूसरे शब्द की अगर हम बात करें तो इसे हम कहते हैं वन अनदर। इनको समझने की कोशिश करेंगे हम कुछ एक सवालात के साथ। इनको हम समझने की कोशिश करेंगे कुछ एक सवालात के साथ। ईच अदर की अगर हम बात करें और वन अनदर की हम बात करें तो कुछ सवाल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, पहले इनको देख लें फिर हम इनके आंसर्स की बात करेंगे। अब इन लिखे हुए सेंटेंसेस में अगर हम थोड़ा समझने की कोशिश करें कि आपके हिसाब से इन लिखे हुए अगर हम इस लिखी हुई बातचीत को ध्यान से समझने का काम करें तो यहाँ खेल संख्या गिनने का नहीं है, खेल संख्या से परे है। ईच अदर की हम बात करें तो संख्या कितनी भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम एक बार में जिक्र लेकर चलें दो का, मीन्स टू एट अ टाइम। जब हम दो इंसान दो वस्तु का एक बार में जिक्र लेकर चलें, संख्या कितनी भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता, तब हम ईच अदर का जिक्र लेके चलते हैं। और वन अनदर की अगर हम बात करें तो मोर देन टू एट अ टाइम, जब दो से ज्यादा लोग एक बात में पार्टिसिपेट करते हैं तो वन अनदर का जिक्र लिया जाता है। सेंटेंस वन पर अगर हम फोकस करें, लिखा है राधा एंड प्रिया आर टॉकिंग टू। अगर ध्यान से देखें तो हैं ही दो, तो बात भी दो के ही बीच हुई, इसलिए जिक्र में आया हमारा शब्द ईच अदर। ऑल द स्टूडेंट्स शुक हैंड्स विद। आप लोग अगर हाथ मिलाने का एक काम करें तो हाथ मिलाने के लिए आप लोग एक बार में दो ही लोग पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए यहां पर भी जिक्र आता है हमारे सामने ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 3 पर काम करना चाहूंगा मैं। ऑल द मेंबर्स डिस्कस द मैटर विद। सर, डिस्कशन दो से ज्यादा लोगों के बीच भी हो सकता है और इसीलिए हम लोग इसके लिए चुनते हैं एक प्यारा सा शब्द वन अनदर। अगला सेंटेंस, इन दिस सीरीज ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड इंग्लैंड आर फेसिंग। अगर ध्यान से समझें तो कोई भी क्रिकेट मैच होता है तो आप देखें तो एक बार में दो टीम ही पार्टिसिपेट करती हैं, दो टीम से ज्यादा पार्टिसिपेट करने का कोई ऐसा मैच होता नहीं, इसलिए इस आखिरी लिखे हुए सेंटेंस के अंदर भी हम लोगों को चुनाव करना पड़ा ईच अदर का। लोग इसे रटते हैं, कहते हैं कि दो के लिए ईच अदर, दो से ज्यादा के लिए वन अनदर। आप शब्दों को थोड़ा ठीक कर लेंगे तो बात अच्छी रहेगी। शब्दों की बात हुई तो इसे थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। ये कंसीडरेशन का सवाल है, न कि गिनती गिनने का। रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बाद आगे हम चलते हैं। रेसिप्रोकल से
बड़े प्यारे सवाल मिल जाते हैं परीक्षा में, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स इसे रटते हैं। और रटो भाई, क्या कर सकते हैं। खैर, एक अगली बातचीत से हम लोग मिलने की कोशिश करते हैं, जिसे हम लोग कहने की कोशिश अगर करें तो इसे हम कहते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन काफी इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है। इससे हम लोगों ने पहले भी क्वेश्चन टैग्स के दौरान भी काफी सारी चीजें समझने की कोशिश की थी, उन्हीं का जिक्र फिर सामने में लेकर चलना चाहूंगा। और ये बड़े प्यारे शब्द हैं, जैसे अगर मैं कहूं एवरी, सम, एनी, नो। क्वेश्चन टैग्स के वक्त ये शब्द हमारे सामने आए थे और हम इन शब्दों के साथ कंपाउंड करने का काम करते हैं। तो एवरी के साथ हम लोग जोड़ने की कोशिश करें तो बडी या फिर वन, कंपाउंड किए जाते हैं, दोनों के दोनों शब्द मिलते हैं। और दोनों के दोनों शब्द जब आपस में मिलते हैं तो इनका अर्थ तैयार हुआ वन पर्सन आउट ऑफ मैनी। हमारे समक्ष काफी सारे इंसान, उनमें से मैं किसी एक की बात एक बार में करना चाहता हूं। तो इसका मतलब इनके साथ आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है सिंगुलर हम लेकर चलते हैं। जैसे अगर कहा जाए someone has forgotten, चॉइस दी जाती है his, her, its book here। अब अगर इस लिखी हुई बातचीत को ध्यान से देखा जाए तो ये कंपाउंड है, बिहेवियर सिंगुलर की वजह से है, ठीक है। समवन को लेकर जेंडर कौन सा एप्लीकेबल होगा, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर, कॉमन। तो भैया ये कॉमन जेंडर से रिलेटेड बातचीत हुई, इसीलिए इनके साथ हम लोग यूज करते हैं एक बड़ा प्यारा सा शब्द जिसे हम कहते हैं हिज, ठीक। तो इनके साथ जो आने वाले प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो हम यूज करते हैं ही, हिज, हिम। जैसा केस वैसी जरूरत, उसी के अनुसार आप इसका यूज कर सकते हैं। फाइन। एक अगली बातचीत से अगर हम मिलने का काम करें तो अगली बातचीत बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। मैं अगर कहूं nobody can lose his self respect freely। अगर हम इस बात को थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें तो नो के साथ बडी जुड़ा हुआ एक कंपाउंड है, जेंडर इसका कोई नहीं, सिर्फ एक कॉमन जेंडर से ताल्लुक रखने वाला शब्द हुआ, इसीलिए हमने इसका जिक्र में हिज का यूज किया। आपने क्वेश्चन टैग्स इस तरह से जुड़े हैं, क्वेश्चन टैग से वक्त हम इनके लिए प्रोनाउन यूज करते हैं दे। एक अगली बात इसी के साथ कंपाउंड करने की कोशिश करते हैं, जिसे हम कहते हैं थिंग। शब्दों को बोलना चाहें तो हम बोल सकते हैं एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग। बिहेवियर अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब आती है, और हम लोग जानते हैं कि थिंग को रिप्रेजेंट करने का मतलब ऑब्जेक्ट का हुआ। तो अगर ऑब्जेक्ट का सवाल हमारे सामने आया तो इसके प्रोनाउन के खेल में हम यूज करते हैं इट, इट्स या फिर इट। अगर मैं कहने की कोशिश करूं एवरीथिंग हैज इट्स वर्थ, तो अगर हम ध्यान से देखें तो इस इट्स का जिक्र हमने इस कंपाउंड की वजह से, कंपाउंड शायद हम लोगों ने सुना है, इससे पहले किसी क्लास में हम लोगों ने कंपाउंड नाउन के साथ बात की थी। तो कंपाउंड का नाउन हम लोगों ने जब समझने का काम किया तो कंपाउंड का मतलब हमें समझ आता है दो या दो से ज्यादा शब्द इकट्ठे मिलकर जब एक अर्थ तैयार करते हैं, इसे हम कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। का जरा ध्यान रखें, ये आप लोगों के परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल है। क्वेश्चन टैग्स के दौरान हम लोगों ने इनके लिए प्रोनाउन दे या फिर इट का यूज किया था। आप अपने नोट्स को शफल करके चेक कर सकते हैं, बात बहुत पहले लिखी गई है, आप लोगों ने समझी है। इसी प्रोनाउन के डिस्कशन की अगर हम आगे बात करना चाहें तो इसी प्रोनाउन के डिस्कशन में एक बड़ा प्यारा शब्द आता है ऑल। इस ऑल को अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें तो ऑल बेसिकली दो तरीके से नाउन को रिप्लेस करता है, और एक इसकी रिप्लेसमेंट तैयार होती है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए, इसीलिए हम इसका जो जिक्र लेकर चलते हैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ लेकर चलते हैं। और जब ये रिप्लेस करता है दूसरी तरफ प्लूरल काउंटेबल नाउन तो हम इसके लिए हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। जैसे अगर कहानी को मैं थोड़ा समझने की कोशिश करता हूं,
ऑल इज वेल। अगर सवाल पूछा जाए कैसे हालचाल हैं आपके, तो इस ऑल का मतलब आप बताने की कोशिश करोगे सब बढ़िया। तो सब का मतलब हेल्थ हुआ। हेल्थ अनकाउंटेबल नाउन हुआ या सिंगुलर काउंटेबल नाउन की जगह ज्यादा बेहतर होगा आप इसके लिए लिखने का काम करें अनकाउंटेबल नाउन, इसीलिए हमने यूज किया हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर। अगर मैं सवाल कहने की कोशिश करूं ऑल आर वेल, तो इस ऑल की अगर मैं बात करना चाहूं घर पर सब कैसे हैं, तो आप कहेंगे सब बढ़िया हैं। तो इस ऑल का मतलब मुझे समझ आ रहा है आप बताना चाहेंगे मेंबर्स, बेसिकली एक प्लूरल काउंटेबल नाउन हुआ। यही सवाल आप लोगों से परीक्षा में पूछे जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के नाम पर। अब इन लिखे हुए सेंटेंसेस को समझने के लिए हमें समझना होगा कि इन लिखे हुए सेंटेंसेस के अंदर हम लोगों को किस तरीके के शब्दों का अर्थ तैयार करने को मिला। ऑल इनवाइटेड टू द पार्टी, भैया जिन्हें आप लोग इनवाइट करते हैं वो बेसिकली आपके गेस्ट्स हैं। अगर गेस्ट्स को हम देखें तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन होने के नाते आर का चुनाव करता है। अगला सवाल ऑल पैक्ड फॉर द ट्रिप, आप जब भी किसी ट्रिप पर जाते हैं तो ट्रिप पर जाने के लिए आप वस्तुओं को पैक करते हैं, यानी कि ये भी हुआ प्लूरल काउंटेबल नाउन आर के तैयार। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे सामने, ऑल वॉज वर स्पेंट ऑन दिस प्रोजेक्ट। अब देखो दोनों तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर ऑल मनी को रिप्रेजेंट करने की बात करता है तो आपने कहा वॉज, और अगर इस ऑल को मैं रुपीस की तरह यूज करने की कोशिश करूं तो वर। तो इसके साथ हम लोग कॉन्टेक्चुअली हम लोग इन चीजों को देखते हैं कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब ऑल किस तरह के नाउन को रिप्रेजेंट करता है, तब हम यूज करते हैं। आज की बात इतनी ही, अपने घर पर पढ़ें अच्छे से, मिलते हैं कल। गुड नाइट।